दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक है ना? दोस्तों इस समय मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूं और 13 से 21 जनवरी 2026 के मध्य जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं, जो परीक्षा उपयोगी घटनाएँ हैं, उनको संकलित करके प्रश्न के रूप में मैं लेकर आया हूं और यह वीडियो बहुत उपयोगी होने वाली है। अगर आप हेल्थ एजुकेशन अफसर की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस प्री परीक्षा के लिए लगे हुए हैं या जीडीसी, जीआईसी या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह पूरी वीडियो आपके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी वीडियो है। पिछली परीक्षाओं में आपने देखा है कि जो हमारी करंट अफेयर्स रही है, उसमें एक-एक पीडीएफ से, एक-एक वीडियो से 3-3 4-4 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो होती है, उसमें हम उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को शामिल करते हैं, जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो लंबी लगे, तो आप इसको 2 बार में देखिएगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उनको नोट करने का प्रयास करिएगा, बार-बार उसको दोहराते रहिएगा। तो अभी से एक अच्छा कलेक्शन आपकी परीक्षा तक करंट अफेयर्स के प्रश्नों का हो जाएगा। बाकी डिटेल में जो बताता हूँ, उसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जब आपके पास पर्याप्त समय रहे, तभी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम कांकर्स को उच्चतम शिखर तक पहुँचाने की जो ज़िम्मेदारी है, वो सिर्फ़ आपकी है। तो इस वीडियो को उच्चतम ऊँचाई तक ले जाइए और अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाके आप इन प्रश्नों की पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क जॉइन कर सकते हैं। अगर आप एचईओ के अभ्यर्थी हैं और एचईओ की क्लास सर्च कर रहे हैं और पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल जान लीजिए कि एचईओ का पूरा सिलेबस मैं बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊँगा। जो क्लासेस चल रही हैं, उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। चैनल पे नए आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो के अंत में अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ उपलब्धि हासिल हुई है, कुछ ज्ञान हासिल हुआ है, तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि वही एकमात्र मेरा मोटिवेशन है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, वह हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है स्वाति शांता कुमार, ऑप्शन बी है सोफिया कुरैशी, ऑप्शन सी है पुनीता अरोड़ा और ऑप्शन डी है शिवांगी सिंह। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वाति शांता कुमार। यानी स्वाति शांता कुमार को यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इस तथ्य को याद रखेंगे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र महासचिव का जो पुरस्कार है, यह किसे प्रदान किया जाता है। तो आज से यह जान लीजिए कि शांति सेना यानी पीस कीपिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। शांति सेना में उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए, योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025। अब आपके मन में एक विचार होगा कि आखिर स्वाति शांता कुमार कौन सा ऐसा काम करती हैं या किस पद पे हैं कि इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो वर्तमान में स्वाति शांता कुमार हैं मेजर के पद पे, ठीक है ना? यह भारतीय सेना की मेजर है और भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में अपना योगदान देते हुए इनकी नियुक्ति कहाँ की है? दक्षिणी सूडान में। दक्षिणी सूडान में वर्तमान में इनकी नियुक्ति है और यह संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में भारत की ओर से इन्होंने भाग लिया है और उस हिसाब से इन्होंने दक्षिणी सूडान में इनकी नियुक्ति है। दक्षिणी सूडान में स्थानीय समुदायों की सुरक्षा और शांति स्थापना में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, क्यों प्रदान किया जाता है? तो शांति सेना में उत्कृष्ट योगदान के लिए। वर्ष 2025 का यह पुरस्कार किस भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को प्रदान किया गया है, इस बात को भी फोकस करिएगा। तो वह है स्वाति शांता कुमार, ठीक है। अब देखिए स्वाति शांता कुमार वर्तमान में मेजर हैं और इनकी नियुक्ति दक्षिणी सूडान में है। अब इस पुरस्कार से यह प्रतीत होता है कि जो भारतीय सेना की महिलाएं हैं, वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना झंडा, अपने देश का झंडा बुलंद किए हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके बढ़ते कद और उनके नेतृत्व कौशल को दर्शाता है ये, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आपको और जाननी जरूरी है। एक तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बारे में जान लेते हैं और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के बारे में जान लेते हैं कि आखिर यह है क्या। अब देखिए आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ या जिसे यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना है
वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी और इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि भविष्य में कोई ऐसा बड़ा युद्ध न होने पाए। तो यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना है वह 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। लगातार परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य लक्ष्य था वह भविष्य में होने वाले विश्व युद्धों को रोकना और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। यह संक्षिप्त लाइन मैंने आपको बता दी है, आप इसे याद रखिएगा। इसका मुख्य लक्ष्य यही था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। अब कभी-कभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र था या कभी-कभी दे देता है कि चार्टर, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर था उस पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो उस पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया 26 जून 1945 को। ठीक है। अब यह पूछ लेता है कि यह जो चार्टर पे हस्ताक्षर किया गया है यह कहाँ किया गया है? यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर यानी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। और हर बार यह प्रश्न परीक्षा में आया है, कुल कितने देशों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया था? तो कुल 50 देशों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। अब एक प्रश्न यहां से बनता है कि क्या भारत इसका सदस्य है? तो हाँ, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत क्या है? भारत इसका संस्थापक सदस्य है और संस्थापक सदस्य से आशा है कि उसकी स्थापना के समय ही यह उससे जुड़ गया था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के बारे में कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप जान लीजिए आज से कि संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। और न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। यहां तक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सेक्शन है यहां से हर बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। अगर इन प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपके समक्ष अभी तक नहीं गुजरा होगा तो एक प्रश्न जरूर आपके समक्ष आया होगा कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप जान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को, जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब आइए शांति सेना के बारे में जान लेते हैं। अब आप जानते हैं कि जो इसकी स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशंस की, वह दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए की गई थी। तो लेकिन क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के पास अपनी सेना नहीं है। तो अपनी सेना नहीं है तो फिर वो शांति सेना कैसे बनाती है? तो जो इसके संस्थापक सदस्य हैं वह अपने सैनिकों को उसकी यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना में भेजते हैं। शांति सेना का जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो यूनाइटेड नेशंस जहां उन्हें निर्धारित स्थान पर नियुक्त करता है वहां उनकी नियुक्ति होती है। पहली बात तो यह जान लीजिए कि शांति सेना की शुरुआत कब हुई। संयुक्त राष्ट्र ने शांति सेना कब बनाई? तो शांति सेना की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। शांति सेना की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी 1948 में। ठीक है, तो 1948 में की गई थी और वैश्विक शांति में योगदान देने के लिए इस सेना को एक बार नोबेल पुरस्कार भी मिल गया है। नोबेल पुरस्कार, अगर यह आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसे वर्ष 1988 में दुनिया भर में शांति स्थापित करने में योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब जो विभिन्न देश अपने सैनिकों को भेजते हैं तो संयुक्त राष्ट्र उन्हें संबंधित जगहों पर जहां उसकी आवश्यकता होती है वहां उनकी नियुक्ति करता है। लेकिन जो शांति सेना का काम है वह केवल लड़ने का काम नहीं होता। अगर कभी जरूरत पड़ी तो वह लड़ते हैं, लेकिन इनकी जो वास्तविक सिचुएशन होती है वह लड़ाई की जगह शांति की स्थिति पैदा करना इनका मुख्य काम है। जैसे कहीं किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध विराम हुआ है और वहां पे शांति सेना की स्थापना की गई है, तो युद्ध विराम की निगरानी करना इनका काम है। हिंसा प्रभावित क्षेत्र है कोई और वहां शांति सेना की स्थापना की गई है, तो हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में आम जनता में विशेषकर महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने का दायित्व इनका होता है। कहीं लोकतांत्रिक समस्या उत्पन्न हो गई है, लोकतांत्रिक संकट उत्पन्न हो गया है जहां इनकी नियुक्ति हो गई है, तो वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल करने के लिए इनका काम होता है। तो ये इस तरह से शांति स्थापना में पूरा योगदान करना इनका काम होता है। ठीक है, कभी कभी जो शांति सेना है, शांति सेना को ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, शांति सेना को किस नाम से जानते हैं? ब्लू हेलमेट। ब्लू हेलमेट के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यह जो सैनिक है यह नीले रंग का हेलमेट धारण करते हैं, को सर पे लगाते हैं नीले रंग का, तो इन्हें कभी कभी ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अब यहां से आपसे एक बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार भारतीय सेना ने कब अपनी महिला टुकड़ी को शांति सेना में
में भेजा था। ठीक है, यह सोचने वाली बात है कि भाई बाहर जाना है, विदेश में अपनी सेवा देने जाना है तो पुरुष सैनिक तो ठीक है, लेकिन पहली बार भारत ने अपनी महिला टुकड़ी को शांति सेना के लिए कब भेजा था और कहां भेजा था? तो भारत ने अपनी जो महिला बटालियन है उसको शांति सेना की सेवा के लिए सबसे पहले भेजा था वर्ष 2007 में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और 2007 में भारत की तरफ से जो पहली महिला बटालियन स्थापित की गई थी वह किस देश में स्थापित की गई थी? तो वह स्थापित की गई थी लाइबेरिया में। ठीक है ना, लाइबेरिया में महिला बटालियन भारत की तरफ से पहली बार शांति सैनिकों के रूप में यूनाइटेड नेशंस की सेवा के लिए और लाइबेरिया के लोगों की सुरक्षा के लिए वहां शांति स्थापना के लिए स्थापित की गई थी, भेजी गई थी। वर्ष याद रखिएगा, पहली महिला बटालियन 2007 में भेजी गई थी। अगर यह प्रश्न पूछा गया कि किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह प्रश्न भी उसमें कथन कारण में बन सकता है कि पहली बार महिला बटालियन को कब भेजा गया था। तो इसे याद रखिएगा। वर्तमान में जो एग्जाम का नेचर है वह यही है कि कथन कारण के प्रश्न बनते हैं, बहुत छोटे से प्रश्न बनते हैं, लेकिन आप सिर्फ आधा पढ़ के निकल जाते हैं। इसलिए परीक्षाएं जब आ जाती हैं, प्रश्न जब आपके समक्ष आते हैं, तो आप जल्दबाजी में चूंकि पढ़े रहते हैं, आपको सिर्फ मैराथन से मतलब होता है, तो फिर पता चलता है कि आप आधा प्रश्न का आधा हिस्सा ही जानते हैं और आधा हिस्सा आपसे छूट जाता है, तो प्रश्न गलत हो जाता है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय दे देंगे। एक बार में पूरी वीडियो न देख पाइए तो 2 बार में देखिए, लेकिन पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। ठीक है, तो ये रहा ये पहला प्रश्न। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा जो प्रश्न है वह है, इटली ने गोवा के किस प्रसिद्ध उद्योगपति को अपने प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार कैवेलियरे डेल आर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया की उपाधि से सम्मानित किया है? पहले पुरस्कार का नाम याद रख लीजिए, कैवेलियरे डेल आर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया की उपाधि से सम्मानित किया है। किसको? भारतीय उद्योगपति हैं और वह भारत में गोवा के रहने वाले हैं। ठीक है, इटली ने यह पुरस्कार दिया है। किसको दिया है? ऑप्शन ए है श्रीनिवास डिम्पो, ऑप्शन बी है राधा टिम्बलू, ऑप्शन सी है पल्लवी डिम्पो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीनिवास डिम्पो। श्रीनिवास डिम्पो को इटली ने अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार कैवेलियरे डेल आर्डिन डेला स्टीला डी इटालिया की उपाधि से सम्मानित किया है, इसे ध्यान रखेंगे। और इन्हें यह सम्मान अभी हाल ही में यानी जनवरी 2026 में इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इन्हें यह सम्मान क्यों प्रदान किया गया? तो भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार, ठीक है, भारत और इटली के बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार संस्कृति, व्यापार संस्कृति और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने में, सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, योगदान के लिए। यह उद्योगपति हैं श्रीनिवास डिम्पो, और केवल उद्योगपति नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप इन्हें कह सकते हैं कि बहुत सारा जो सामाजिक सहयोग का काम है वो करते रहते हैं। तो इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और इन्हें मुंबई में इटली के जो महावाणिज्य दूत हैं वाल्टर फेरारा, इन्होंने पणजी जाकर के गोवा में आयोजित समारोह में इन्हें सम्मानित किया है, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई में इटली के महावाणिज्य दूत की नियुक्ति होती है और उनका नाम है वाल्टर फेरारा, उनके द्वारा यह अवार्ड इन्हें दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में प्रस्तोता यानी प्रेजेंटेटर के रूप में शामिल होने वाली भारतीय अभिनेत्री का क्या नाम है? तो आपको बताना है कि जो 2026 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह हुआ है उसमें प्रेजेंटेटर के रूप में किस भारतीय अभिनेत्री ने भाग लिया है? ऑप्शन ए है रवीना टंडन, ऑप्शन बी है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी है प्रियंका चोपड़ा और ऑप्शन डी है दीपिका पादुकोण। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा ने इसमें प्रेजेंटेटर के रूप में भाग लिया, प्रियंका चोपड़ा जोनास। और इन्होंने इस प्रतिष्ठित मंच पर एक पुरस्कार प्रदान किया। इन्होंने जो पुरस्कार दिया वह पुरस्कार था बेस्ट मेल एक्टर का। ठीक है, बेस्ट मेल एक्टर टेलीविजन ड्रामा का पुरस्कार इन्होंने प्रदान किया। ये बड़ी बात होती है किसी के लिए। ठीक है, और इस श्रेणी का पुरस्कार इन्होंने किसको दिया? तो इन्होंने जिसे यह पुरस्कार प्रदान किया उनका नाम था नोआ वाइल। क्या नाम था? नोआ वाइल। ठीक है, और इन्होंने उनकी एक सीरीज है जिसका नाम है द
द पिट उनकी एक सीरीज है जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह प्रियंका चोपड़ा ने अपने हाथों से यह पुरस्कार उन्हें दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और यह जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड था, कभी कभी यह भी पूछ लेता था कि यह कौथा समारोह था गोल्डन ग्लोब का, तो यह 83वां समारोह था, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 83वां अवार्ड समारोह था, सम्मेलन था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी मेजबानी किसने की थी, तो इसकी मेजबानी कॉमेडियन निक्की ग्लेजर ने किया था, इसे ध्यान रखेंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की मेजबानी, चूंकि अब यह मामला खुल गया है, भारत की एक अभिनेत्री है, तो यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर यह पूछ लिया जाए कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की मेजबानी किसने किया था, तो एक कॉमेडियन थे, उनका नाम था निक्की ग्लेजर। निक्की ग्लेजर ने इसका जो है पूरे समारोह की मेजबानी की थी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है मलेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार बनाता रहा है। तो याद रखिएगा, मलेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी है कुनलावत वितिदर्शन, ऑप्शन सी है सियुकी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी कुनलावत वितिदर्शन। इन्होंने मलेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता है इस बार। ठीक है ना, और 11 जनवरी 2026 को यह मुकाबला खेला गया है। कुनलावत वितिदर्शन किस देश के खिलाड़ी हैं, तो वह थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने पहली बार यह पुरस्कार जीता, मतलब यह खिताब जीता है। ठीक है, मलेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का। तो याद रखेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हराया किसको है, यानी उप विजेता कौन बना, तो उप विजेता बने हैं शी यूकी। आप जानते हैं, इनका नाम सुने होंगे, इन्होंने कई बार मलेशियन ओपन जीता है। तो शी यूकी को इन्होंने हराया है। ठीक है, और वो भी तब हराया कि जब सियुकी जो है बीच में गेम छोड़कर चले गए थे। पहला सेट जो था वह कुनलावत वितिदर्शन ने जीत लिया था, लेकिन दूसरे सेट की शुरुआत में ही जो है सियुकी गेम छोड़ के चले गए थे। तो कुनलावत वितिदर्शन थाईलैंड के बैडमिंटन खिलाड़ी है और इन्होंने पहली बार मलेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यह हुआ कहाँ है मलेशिया ओपन, तो यह कुआलालंपुर में हुआ है। ठीक है, कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यहां से एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। महिला सिंगल्स का जो मलेशियन ओपन का खिताब है वह जीता है ऑन से यंग ने। किसने, ऑन से यंग ने जीता है। और यह जो खिलाड़ी हैं यह वास्तव में दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। दक्षिण कोरिया की ऑन से यंग ने, एक चीज और ध्यान रखने की बात है, लगातार तीसरी बार मलेशियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तीसरी बार लगातार, मैं लिख देता हूं क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की 7 एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंध तोड़ने का फैसला किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनाइटेड नेशंस की 7 एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंध तोड़ने का फैसला किस देश का है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है इजराइल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल ने यूएन की 7 एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंध तोड़ने का फैसला किया है। कारण क्या है, आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है और उस बीच में जो इजराइल है वो ऐसा महसूस करता है कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस जो है वह किसी न किसी विधि से फिलिस्तीन की मदद कर रहा है, इजराइल का विरोध कर रहा है। तो इसीलिए उसने जो है यूएन की 7 एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंध तोड़ने का फैसला किया। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां से एक प्रश्न और बन सकता है कि यूनाइटेड नेशंस की वो कौन कौन से 7 संगठन हैं जिनसे इजराइल जो है नाता तोड़ा है, अपना वहां से बाहर निकला है या उससे संबंध खत्म किया है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण संगठनों की चर्चा मैं कर देता हूं। एक संगठन है UNRWA। ठीक है, UNRWA यह जो संस्था है यह फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूनाइटेड नेशंस की एक राहत एजेंसी है। और जो सबसे बड़ा आरोप लगाया है इजराइल ने वो यही लगाया है कि जो यूनाइटेड नेशंस RWA है इसका जो संबंध है वह आतंकी संगठनों से है। किससे है, आतंकी संगठनों से है और इसी के विरोध में उसने जो है इससे निकलने का फैसला किया है। तो UNRWA से निकला है। दूसरा जो संगठन है जिससे इजराइल बाहर आया है और दूसरा संगठन है यूनेस्को।
यूनेस्को से भी इजराइल बाहर आ गया है। तीसरा जो यूएन का संगठन है वह है यूएनएचआरसी। आप जानते हैं कि मानवाधिकार परिषद है यह यूनाइटेड नेशन की, इससे भी इजराइल बाहर आ गया है। साथ ही डब्ल्यूएचओ के कुछ कार्यक्रमों से भी इजराइल बाहर आ गया है, उसे उससे भी मुक्त हो गया है। और महिला अधिकारों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी समितियां हैं जिससे इजराइल ने नाता अपना तोड़ लिया है। ठीक है, तो यह प्रश्न याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस की 7 एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंध तोड़ने का जो फैसला है वह इजराइल ने किया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है वह है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। आपको बताना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। बहुत बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 73, ऑप्शन बी है 77, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 82। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का जो स्थान है वह 80वां स्थान है। लेकिन अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि अगर 2025 की बात करें तो 2025 में भारत का कौन सा स्थान था, तो 2025 में 85वां स्थान था भारत का। इसका मतलब क्या है कि 2026 में भारत ने 5 अंकों का सुधार किया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस समय ऐसे प्रश्न बनाता है कि कितने अंकों का सुधार इस इंडेक्स में भारत का हुआ है। तो याद रखिएगा, 5 अंकों का सुधार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का हुआ है। 2025 में 85वें स्थान पे था, 2026 में 80वें स्थान पे है। एक बात और याद रखिएगा, अब यह जो इंडेक्स है इसके अनुसार भारत के जो लोग हैं या भारतीय पासपोर्ट धारक जो है वह 55 देशों में, ध्यान रखिएगा कितने देशों में, 55 देशों में बिना पूर्व वीजा के या वीजा फ्री आप कह सकते हैं या वीजा ऑन अराइवल कह सकते हैं, तो 55 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 55 देशों का एक्सेस भारतीयों को है, जो भारतीय पासपोर्ट को धारण करते हैं वह जो है बिना वीजा के 55 देशों की यात्रा कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, यहां से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए, दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वह है सिंगापुर का। ठीक है, और इसकी शक्तिशाली कैसे है? क्योंकि जो सिंगापुर का पासपोर्ट धारण करते हैं वहां के जो लोग हैं वह 192 देशों में, ठीक है, 192 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हो गया सिंगापुर का। दूसरे नंबर पे कौन से देश आते हैं? तो दूसरे नंबर पे जापान आता है और इसके साथ ही दक्षिण कोरिया। जापान और दक्षिण कोरिया का जो पासपोर्ट है वह दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इन देशों के पासपोर्ट के जो धारी हैं, पासपोर्ट धारी, वो 188 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। और तीसरे नंबर की अगर बात करें कि तीसरे नंबर पे कौन से देश हैं जिनका पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, तो वह एक है डेनमार्क। डेनमार्क का पासपोर्ट शक्तिशाली है, चूंकि आजकल चर्चा में भी बहुत है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस पे कब्जा करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा डेनमार्क का पासपोर्ट है। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग है इसी के साथ जुड़ा हुआ। साथ ही स्पेन का पासपोर्ट, स्वीडन का पासपोर्ट और इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड, ये इतने देश जो है तीसरे नंबर पे है। और इन सभी देशों का जो पासपोर्ट है वह वहां के पासपोर्ट धारकों को 186 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो भारत का जो पासपोर्ट है वह 55 देशों में वीजा मुक्त यात्रा का सुविधा उपलब्ध कराता है। इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं, 7वां प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपनी प्रमुख राजनीतिक पहल पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? अब यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि पैक्स सिलिका किस देश की पहल है, तो वह अमेरिका की पहल है। अब दूसरा प्रश्न इसमें है कि किस देश को अपने इस रणनीतिक पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है अमेरिका ने? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है भारत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। अमेरिका ने भारत को अपनी प्रमुख रणनीतिक पहल पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अब यहां सबसे आवश्यक यह जानना हो गया है कि वास्तव में पैक्स सिलिका क्या है। अब देखिए, पैक्स सिलिका अमेरिका की एक वैश्विक पहल है और इस पहल का जो उद्देश्य, सबसे पहले किसकी है पहल? यह अमेरिकी पहल है, इसे याद रखिएगा, अमेरिकी पहल है। और इस पहल का जो उद्देश्य है वह जानना बहुत जरूरी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिलिकॉन चिप्स, या आप इसे सेमीकंडक्टर कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर। और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण खनिज, या आप इसे क्रिटिकल मिनरल्स के नाम से आजकल बहुत सुनते होंगे समाचारों में, क्रिटिकल मिनरल्स,
जिससे सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है, बैटरी का निर्माण होता है, मिनरल्स, इनकी जो सप्लाई चेन है इसको सुरक्षित और मजबूत करने के लिए इसे शुरू किया गया है। पैक्स सिलिका की शुरुआत की गई है अमेरिका के द्वारा। अब इसकी शुरुआत क्यों की गई है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो वर्तमान का जो समय है इसमें वैश्विक तकनीकी और इन जो एआई, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनकी सप्लाई में चाइना का दबदबा है पूरी दुनिया में। अमेरिका जो है चाइना के दबदबे को कम करना चाहता है, क्योंकि हमेशा तनाव की सिचुएशन बनी रहती है और कब चाइना जो है इस सप्लाई को बंद कर देगा तो इससे बहुत समस्या हो जाएगी। तो एक तो चाइना के दबदबे को कम करने के लिए इस क्षेत्र में, और साथ ही अंतरराष्ट्रीय एक इकोसिस्टम जो विश्वसनीय इकोसिस्टम है उसे बनाने के लिए अमेरिका ने पैक्स सिलिका पहल की शुरुआत की है और भारत को जनवरी 2026 में उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और कहा है कि भारत को इस समूह में एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। अब आपके मन में एक विचार होना चाहिए, उपजना चाहिए कि वास्तव में पैक्स सिलिका में भारत के अलावा कौन कौन से देश शामिल हैं। तो देखिए, भारत के अलावा इसमें पहले से जापान शामिल है, दक्षिण कोरिया इसमें शामिल हो गया है। जापान के साथ साथ कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया इसमें शामिल है, और इसके बाद यूके भी इसमें शामिल है, इजराइल भी इसमें शामिल है, इजराइल पैक्स सिलिका में शामिल है पहले से। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, और इसके साथ साथ नीदरलैंड इसमें शामिल है, नीदरलैंड, और सिंगापुर इसमें शामिल है। ठीक है, सिंगापुर इसमें शामिल है, और उसके बाद यूएई शामिल है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई यह पूछे कि पैक्स सिलिका वास्तव में किसके द्वारा शुरू किया गया, तो अमेरिका के द्वारा, अमेरिकी पहल है। उद्देश्य सेमीकंडक्टर, एआई और क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है उसे मजबूत और सुरक्षित करना, एक विश्वसनीय इकोसिस्टम तैयार करना। इसमें भारत के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, यूके, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और यूएई शामिल है। भारत को जनवरी 2026 में पूर्ण सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सरकार की उपलब्धि भी है, अमेरिका की आवश्यकता भी है, तो ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा कि पहले यह देख लेते हैं कि किसे टाइलर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। वास्तव में यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इसका ऑप्शन देख लीजिए, टोबी कियर्स, माधव गाडगिल, जोहान रॉकस्ट्रॉम और एलिस टाइलर। बताइए कि किसे प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टोबी कियर्स। टोबी कियर्स को टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। देखिए, टाइलर पुरस्कार 2026 कर लीजिए, इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। और मैंने पहले बताया कि टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब टोबी कियर्स को यह पुरस्कार दिया गया, तो क्यों दिया गया, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इन्होंने अंडरग्राउंड, याद रखिएगा, अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क्स, मतलब यह भूमि के नीचे कवक नेटवर्क पर एक बहुत तगड़ा शोध किए हैं, अभूतपूर्व शोध किए हैं, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है टाइलर पुरस्कार को, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, टोबी कियर्स का जो रिसर्च है अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क पर, उन्होंने बताया कि कैसे जो कवक हैं वह पौधों के साथ पोषक तत्वों का आदान प्रदान करने के लिए एक बायोलॉजिकल मार्केट प्लेस की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो टाइलर पुरस्कार है, एक तो इसे पर्यावरण का नोबेल के नाम से जानते हैं, और वर्ष 2026 का जो टाइलर पुरस्कार है वह अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी टोबी कियर्स को प्रदान किया गया है। टोबी कियर्स की एक संस्था है जिसे स्पून के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्पून के नाम से जानते हैं, और इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स। ठीक है, तो इन्होंने इस संस्था की स्थापना की है, इसे भी ध्यान रखेंगे, और इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन सही है, याद रखेंगे। यहाँ एक बात और याद रखिएगा
बी ऑप्शन है माधव गाडगिल। माधव गाडगिल जी का हाल ही में निधन हो गया था। यह भारतीय पारिस्थितिकीविद हैं और इन्हें भी टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्हें कब यह पुरस्कार दिया गया था? तो 2015 में माधव गाडगिल को टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी इनकी डेथ हुई है, तो याद रखिएगा यह पुरस्कार इन्हें 2015 में मिल चुका है। सी ऑप्शन है जोहान राकस्ट्राम। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2024 में। ठीक है, 2024 में जोहान राकस्ट्राम को भी टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे, इसमें से कोई भी प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नवे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा नवा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत में स्थापित किया जा रहा है। अब आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। यानी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है वह भारत के आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसकी स्थापना की जाएगी। इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दुनिया का सबसे बड़ा है और अपनी तरह का पहला ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है। ध्यान रखिएगा, यह जो परियोजना है इसका नेतृत्व जो है मलेशिया की पेट्रोनास की सहायक कंपनी है, उसका नाम है जेंटारी। जेंटारी कंपनी और भारत की एम ग्रीन कंपनी है एक। ठीक है, ये दोनों मिलकर के इसकी स्थापना कर रहे हैं काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। ये जो प्लांट स्थापित हो रहा है ग्रीन अमोनिया की, इसकी जो क्षमता होगी यह 5 मिलियन टन होगी। ठीक है, इसका जो वार्षिक उत्पादन होगा कितना होगा? 5 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया का वार्षिक उत्पादन करेगा यह प्लांट। इसे ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आप जानते हैं कि भारत का जो टारगेट है कि नेट जीरो का जो टारगेट है, लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत ने नेट जीरो इमिशन का यानी नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2070 में भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया है। तो यह जो परियोजना है यह उसमें बहुत सहयोग करने वाली है। अब यहाँ आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि वास्तव में ग्रीन अमोनिया क्या होती है, क्योंकि ग्रीन अमोनिया के का ही प्लांट लग रहा है। तो जो ग्रीन अमोनिया है वह क्या होती है? देखिए, ग्रीन अमोनिया का उत्पादन तब होता है जब पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त हाइड्रोजन को, ठीक है, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त हाइड्रोजन को नाइट और साथ ही प्लस नाइट्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाया जाता है किसके साथ? नवीकरणीय ऊर्जा के साथ। वह नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? नवीकरणीय ऊर्जा या इसे कहते हैं ग्रीन एनर्जी। ठीक है, ग्रीन एनर्जी। जब मैं अभी बताता हूं, एक सेकंड। ग्रीन एनर्जी, देखिए, जब पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को किस नवीकरणीय ऊर्जा के का उपयोग करके मिलाया जाता है, तो इस प्रकार जो अमोनिया बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रीन अमोनिया कहते हैं। ठीक है, क्यों ग्रीन अमोनिया कहते हैं? क्योंकि जब उसमें रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उन्हें मिलाया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए इस तरह से बने हुए अमोनिया को क्या कहते हैं? ग्रीन अमोनिया। आप कभी नहीं भूलिएगा, ध्यान रखेंगे कि जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए मिलाया जाता है और अमोनिया का उत्पादन किया जाता है तो उसमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता और इस तरह से उत्पादित अमोनिया को ग्रीन अमोनिया कहा जाता है। ग्रीन अमोनिया का जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है वह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थापित किया जा रहा है। इस तथ्य को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है, वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? आपको बताना है कि वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है इतिहाद, संयुक्त अरब अमीरात की है। ऑप्शन बी है कैथे पैसिफिक, हांगकांग की एयरलाइन है। ऑप्शन सी है क्वांटास, ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इतिहाद। यूएई की है, संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइंस है। इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है। एयरलाइन रेटिंग्स.com द्वारा यह सूची जारी की गई है। वर्ष 2026 के लिए सबसे सुरक्षित एयरलाइन का जो अवार्ड दिया गया है वह इतिहाद को दिया गया है और पहली बार ऐसा है जब किसी खाड़ी देश या गल्फ की एयरलाइन ने इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे कौन सी एयरलाइन है? तो दूसरे नंबर पे कैथे पैसिफिक है। ये हांगकांग की एयरलाइंस है, इसे दूसरा स्थान दिया गया है। तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान है क्वांटास की और यह जो है ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस है और इस साल यह तीसरे स्थान पे रही, जबकि पिछले वर्ष यानी वर्ष 2025 में यह पहले स्थान पे थी, इसे याद रखिएगा। और चौथे स्थान की अगर बात करें तो चौथे स्थान पे है कतर एयरलाइंस। ठीक है, कतर एयरवेज है, यह कतर की है, यह चौथे स्थान पे है। तो इस तरह से याद रखिएगा इस प्रश्न को, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 11वां प्रश्न है,
किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है? आपको बताना है कि रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदल करके विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा हाँ, एक चीज और है, इस प्रश्न को दूसरे स्वरूप में भी पूछा जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व का जो नया नाम रखा गया है वह क्या रखा गया है? तो देखिए वह नाम हो गया है विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो बताइए कहाँ स्थित है रातापानी टाइगर रिजर्व? देखिए यह स्थित है मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व स्थित है। और मध्य प्रदेश में दो जिले हैं। एक है, देखिए एक है रायसेन जिला, रायसेन, और दूसरा जिला है सीहोर। तो रायसेन और सीहोर जिलों में फैला है रातापानी टाइगर रिजर्व। अब रातापानी टाइगर रिजर्व का जो नया नाम रखा गया है वह विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व रख दिया गया है। अब विष्णु श्रीधर वाकड़कर क्यों प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं कि विष्णु श्रीधर वाकड़कर एक पुरातत्वविद हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं। क्या है? पुरातत्वविद है। और ये प्रसिद्ध सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि इन्होंने 1957-58 में भीम बेटका के गुफाओं की खोज की थी। भीम बेटका के गुफाओं की खोज किसने किया था? विष्णु श्रीधर वाकड़कर महोदय ने किया था। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने किया था? तो श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने इसकी खोज किया था, इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही आप जानते हैं कि जो भीमबेटका है वह प्रागैतिहासिक काल के चित्र यहाँ मिलते हैं। कहाँ के? प्रागैतिहासिक काल के चित्र। जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र किस गुफा से मिलते हैं? कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहाँ से भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं, इसे याद रखिएगा। तो हाल ही में विष्णु श्रीधर वाकड़कर को सम्मान देने के लिए, क्योंकि यह जो एरिया है भीमबेटका की, यह भी इसी क्षेत्र के आसपास है। जो रातापानी टाइगर रिजर्व है वो उसी क्षेत्र में भीमबेटका की गुफाएं आती हैं। तो इसीलिए जो है उनको विष्णु श्रीधर वाकड़कर महोदय को सम्मान देने के लिए जो रातापानी टाइगर रिजर्व है उसका नाम बदल के श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 12वां प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बताना है कहाँ पे। ऑप्शन ए है दावोस, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है बर्न, ऑप्शन डी है ब्रुनई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए विश्व आर्थिक मंच की जो 56वीं वार्षिक बैठक है इसका आयोजन किया गया है दावोस में किया गया है। और दावोस कहाँ स्थित है? दावोस स्थित है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, दावोस कहाँ स्थित है? दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक का आयोजन किया गया है। 56वीं बैठक थी। और यह जो बैठक है यह 19 से लेकर के 23 जनवरी के बीच, 23 जनवरी 2026 तक यह इस बैठक का आयोजन किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लेता है कि इसका विषय क्या था। तो जो 56वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक थी उसका विषय था ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यह जो है उसका विषय था, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए विभिन्न देशों ने इसमें भागीदारी की थी। भारत की तरफ से भी एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हुआ था, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव थे, शिवराज सिंह चौहान थे, प्रहलाद जोशी थे, के राम मोहन नायडू शामिल थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुख्यमंत्री भी अपने राज्यों में निवेश आकर्षित करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को वहां पे भेजे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक प्रमुख उपलब्धि हासिल हुई उत्तर प्रदेश सरकार को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को क्या उपलब्धि हासिल हुई विश्व आर्थिक मंच की बैठक में? देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बैठक के दौरान विभिन्न वैश्विक कंपनियों के साथ लगभग 2.92 करोड़ 2.92 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, कि निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए, मतलब इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार से जो है कई कंपनियों ने मिलकर के समझौता किया कि हम उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे। ठीक है, तो यह फायदा रहा उत्तर प्रदेश सरकार का। कितना? 2.92 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर, निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कुल कितने निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? तो 2.92 लाख करोड़ रुपए था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यह पहला ऑप्शन सही है, दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे।
प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा अखिल भारतीय डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू किया गया है? देखिए, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा अखिल भारतीय डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू किया गया है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है बरेली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बिजनौर और ऑप्शन डी है वाराणसी। बताइए इसका जल्दी से आंसर, क्योंकि डॉल्फिन को लेकर के बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत जो अखिल भारतीय डॉल्फिन सर्वेक्षण हो रहा है, उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से की गई है। कहां से की गई है? वाराणसी से उसकी शुरुआत की गई है, इसे ध्यान रखेंगे। और वाराणसी में एक जगह है 80 घाट, ठीक है। वाराणसी में 80 घाट से इसकी शुरुआत की गई है और यहाँ से यह सर्वेक्षण वाराणसी से शुरू होकर बिहार की सीमा तक, बलिया तक इसका सर्वेक्षण किया जाना है। और डॉल्फिन की गणना के लिए इस बार जो है उन्नत तकनीक और विजुअल ऑब्जर्वेशन का उपयोग किया जाएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि नदियों और समुद्री डॉल्फिन, दोनों दो तरह की डॉल्फिन होती हैं और दोनों डॉल्फिन का संरक्षण करना है। और जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है विशेष रूप से गंगा नदी डॉल्फिन पर ही सेंट्रलाइज है, केंद्रित है, इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन को लेकर ढेर सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है कि गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वह प्लेटानिस्टा गंगेटिका है। कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, प्लेटानिस्टा निस्टा गंगेटिका, गंगेटिका, ये है वैज्ञानिक नाम, ठीक है, गंगा नदी डॉल्फिन का। ध्यान रखिएगा, यह जो गंगा नदी डॉल्फिन है यह केवल मीठे पानी में रहती है और वास्तव में यह अंधी होती है, ठीक है, लेकिन यह शिकार करने और पानी में चलने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग करती है, जिसे इको लोकेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गंगेटिका। इसे गंगा की टाइगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा की टाइगर भी इसे कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां से एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कब राष्ट्रीय कब जो है प्लेटानिस्टा गंगेटिका या गंगा नदी डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? इसे राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? यह प्रश्न पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, कब घोषित किया गया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं कि वर्ष 2009 का समय था, अक्टूबर 2009, अक्टूबर 2009 में इसी समय जो भारत में राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, जब पर्यावरण पढ़ाएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसी राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण की जो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी पहली बैठक हो रही थी अक्टूबर 2009 में, ठीक है। और इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित कर दिया जाए। तो उसे उसी समय यह निर्णय लिया गया, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने के लिए। अंत में 18 मई 2010, इस तिथि को याद रखिएगा, 18 मई 2010 को यह पूरी तरह से मतलब आधिकारिक रूप से इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित, ठीक है, याद रखेंगे। तो निर्णय लिया गया था अक्टूबर 2009 में और फाइनली घोषित कब किया गया? 18 मई 2010 को आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। तो एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि कब उसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अब आते हैं इसके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ से यह पूछा जाता है कि किस राज्य ने इसे राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। राज्य जलीय जीव के रूप में किस राज्य ने इसे घोषित किया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में अक्टूबर 2023 में डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, राज्य का जलीय जीव घोषित किया। इस बात को ध्यान रखेंगे, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव इसे 2009 में घोषित किया गया था और 2010 में वह सीधे उसमें आ गया था, ठीक है, वास्तविक रूप से प्रक्रिया में आ गया था और निर्णय लिया गया था 2009 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2023 में डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया।
अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो डॉल्फिन की संख्या है वह किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। जो 2025 की रिपोर्ट आई थी उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की कुल संख्या जो पाई गई थी वह 2397 पाई गई थी, जो किसी भी राज्य से ज्यादा थी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से एक प्रश्न और परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न आपने देखा होगा, हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को। यहां तक चीजें क्लियर है, इसे याद रखिएगा। तो देखिए, इस प्रश्न को पूरी तरह से तैयार रखिएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा अखिल भारतीय डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू किया गया है? तो वाराणसी से शुरू किया गया है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आपको बताना है वह कौन सी विधानसभा है जिसने 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है केरल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा ने 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी की है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी 86वां ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, तो राजधानी लखनऊ में विधान भवन स्थित है और वहीं पे इसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश के विधान भवन के द्वारा की गई है। अब यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? यह प्रश्न बन सकता है। तो इसकी अध्यक्षता की है, आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की है। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वर्तमान में स्पीकर हैं जो, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसमें विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और विधान परिषदों के सभापतियों ने भाग लिया। इसमें जो चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु था, मुख्य विषय था, वह सदन की गरिमा को लेकर के था, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के संबंध में था और साथ ही डिजिटल संसद यानी वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म के तहत सभी विधानसभाओं को डिजिटल रूप से जोड़ने की प्रगति की समीक्षा इसमें की गई थी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को सबसे आधुनिक तकनीक से युक्त विधानसभाओं में से एक माना गया है इसी बैठक के दौरान, तो इसे भी याद रखिएगा। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन की मेजबानी कौन से राज्य ने की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर कहां पर बनेगा? आपको बताना है कि देश का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर कहां पे बनेगा। अब देखिए, इसे हमने क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में भी आपको पढ़ाया है। देखिए, ऑप्शन ए है चेन्नई में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है पुणे में और ऑप्शन डी है ग्रेटर नोएडा में। तो देखिए, देश का और संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। और ग्रेटर नोएडा कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस समय अखबार वालों ने ग्रेटर नोएडा का नाम कर दिया है ग्रेनू। अगर आपसे कहीं यह मिल जाए लिखा हुआ कि देश का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर ग्रेनू में स्थापित किया जा रहा है, तो आपको चकराने की जरूरत नहीं है, यह ग्रेटर नोएडा का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसके लिए जानते हैं आप, जनवरी 2026 में भी दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और एएम ग्रीन समूह के बीच इसको लेकर के एक ऐतिहासिक समझौता हो गया है। कौन सा समूह है? उत्तर प्रदेश सरकार और एएम ग्रीन समूह। एएम ग्रीन समूह भारत की ही कंपनी है और इसके द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देश का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसमें जो निवेश की जो मतलब टोटल खर्च जो आना है, निवेश की जो बात की गई है, वह लगभग 2.27 लाख करोड़ लाख करोड़ रुपए की बात की गई है। 2.27 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात की गई है। ठीक है, और इसकी जो क्षमता इसकी कितनी होगी? तो निवेश होगा 2,27,000 लाख करोड़ और इसकी जो क्षमता होगी वह होगी 1 गीगावाट। ठीक है, 1 गीगावाट क्षमता वाला यह अत्याधुनिक कंप्यूटर डाटा सेंटर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो प्रोजेक्ट है, इसका पहला चरण कब तक शुरू हो जाने की संभावना है? इसका जो पहला चरण है
इसका पहला चरण वर्ष 2028 तक शुरू हो जाने की संभावना है, इसे याद रखिएगा। और पूरी क्षमता तक पहुंचने में इसे वर्ष 2030 तक यह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस शहर में देश का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर बनेगा। तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारत में वर्तमान में कई डाटा सेंटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे गूगल और अदानी ये दोनों मिलकर के विशाखापत्तनम में एक डाटा सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, लगभग 15 बिलियन का एआई हब बना रहे हैं। साथ ही योट्टा युक्ता D1 जो है यह ग्रेटर नोएडा में स्थापित कर रही है, यह उत्तर प्रदेश का पहला चालू हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जामनगर गुजरात में बड़े स्तर पर यह भी गीगावाट स्केल पर डाटा सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। तो इस तरह से कई डाटा सेंटर निर्माण के काम भारत में चल रहे हैं वर्तमान में, इसे ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। देखिए IPL 2026 के लिए किस एआई कंपनी को प्रायोजक चुना गया है। आपको बताना है कि IPL 2026 के लिए किस कंपनी को किस एआई कंपनी को प्रायोजक चुना गया है। ऑप्शन ए है ग्रोक, ऑप्शन बी है प्रोप्लेक्सिटी, ऑप्शन सी है चैट जीपीटी और ऑप्शन डी है एआई जेमिनी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए जब से ड्रीम 11 टाइप की कंपनियां बंद हो गई हैं तब से आईपीएल को एक बढ़िया प्रायोजक मिलना कठिन हो गया है। तो लेकिन हाल ही में आईपीएल ने जो है एआई कंपनी को अपना प्रायोजक बना लिया है और वह एआई कंपनी है एआई जेमिनी। ठीक है, गूगल की एआई है, एआई जेमिनी को उसका प्रायोजक बना लिया गया है आईपीएल 2026 का। तो देखिए बीसीसीआई और गूगल के बीच कुल 270 करोड़ रुपए की डील हुई है, 270 करोड़ की। और यह जो 270 करोड़ रुपए की डील है यह 3 वर्ष के लिए है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 90 करोड़ रुपया एआई जेमिनी देगा बीसीसीआई को। और इस तरह से यह पहली बार है जब इतना बड़ा समझौता किसी एआई कंपनी के द्वारा प्रायोजक के रूप में किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, चैट जीपीटी जो है यह इसने जो है WPL मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए WPL के लिए यह प्रायोजक है। ठीक है, प्रायोजक है चैट जीपीटी, WPL के लिए प्रायोजक है और एआई जेमिनी जो है यह आईपीएल के लिए प्रायोजक के रूप में चुनी गई है। इस तरह से पहली बार ऐसा है कि 2 एआई कंपनियां आईपीएल के मैच के लिए जो है प्रायोजक चुनी गई हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है वह है निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। किसके अनुसार? निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन ए है पहला स्थान, ऑप्शन बी है दूसरा स्थान, ऑप्शन सी है तीसरा स्थान और ऑप्शन डी है चौथा स्थान। तो देखिए वास्तव में निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा भी गया है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है निर्यात तैयारी सूचकांक। ठीक है, इसके द्वारा जनवरी 2026 में यह सूचकांक जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह चौथा स्थान है, यानी डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो बड़ी छलांग लगाई है उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि पिछली बार जब यह रिपोर्ट आई थी तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान था वह 7वां था। अब इसमें 3 अंकों की सुधार हुई, पहले 7वां स्थान था, बाद में क्या हुआ, इसमें 3 अंकों का इसमें सुधार दर्ज किया गया और इस प्रकार उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है निर्यात तैयारी सूचकांक में। ठीक है, अगर लैंड लॉक्ड राज्यों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के आगे अगर यह देखा जाए कि कुल कितने राज्य हैं जिन्हें निर्यात तैयारी सूचकांक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, तो देखिए लैंड लॉक्ड में तो केवल पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन बाकी के जो प्रथम स्थान पे राज्य है वह है महाराष्ट्र। देश भर में महाराष्ट्र निर्यात तैयारी सूचकांक में पहले स्थान पे है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु, यह प्रश्न देखिए पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इसे बताया भी गया है, उसके निर्यात तैयारी सूचकांक की नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें तीसरा राज्य है गुजरात। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, ये तीनों जो राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, ये तीनों तटीय राज्य हैं। ठीक है, तटीय राज्य हैं, ये समुद्र के किनारे स्थित राज्य हैं। तो ये राज्य क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश लैंड लॉक्ड होने के बावजूद चौथे स्थान पर आया है
और निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। प्रथम 3 स्थान के राज्यों के बारे में भी याद रखिएगा, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसने उत्तर प्रदेश सरकार की सफलता का कारण जो नीति आयोग ने बताया है वह एक जिला एक उत्पाद योजना को बताया है, बेहतर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि जो कनेक्टिविटी है, वर्तमान में हाईवे एक्सप्रेसवे लगातार यहाँ बन रहे हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार जो है निर्यात तैयारी सूचकांक में अपनी रैंक है उसको सुधारने में सफल रही है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले सिले हुए जहाज आईएनएस कौंडिन्य ने पोरबंदर से ओमान तक की यात्रा कितने दिनों में पूरी की? आपको बताना है कि भारत के पहले सिले हुए जहाज आईएनएस कौंडिन्य ने पोरबंदर से ओमान तक की जो यात्रा है वो कितने दिनों में पूरी की? ऑप्शन ए है 12 दिन, ऑप्शन बी है 15 दिन, ऑप्शन सी है 18 दिन और ऑप्शन डी है 21 दिन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए आईएनएस कौंडिन्य के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यह भारत का पहला ऐसा जहाज है जिसे सिला हुआ जहाज कहते हैं, और जो प्राचीन काल में स्टिच्ड तकनीक से, जो सिलाई तकनीक से जो जहाज बनता था, उसी आधार पर इसका निर्माण किया गया है। इसमें कोई कील कांटी नहीं लगाई गई है, इसमें कोई इंजन भी नहीं लगा है, यह मात्र पाल के सहारे एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करता है। ठीक है, तो उसका नाम दिया गया था आईएनएस कौंडिन्य। ठीक है, आईएनएस कौंडिन्य ने अपनी यात्रा पोरबंदर से ओमान तक की जो यात्रा थी वह शुरू की थी, और यह जहाज जो है 18 दिनों की यात्रा के बाद जो है यह ओमान पहुंच गया था। ठीक है, 18 दिन की यात्रा में यह कहां से, पोरबंदर से इसने अपनी यात्रा शुरू की थी, और पोरबंदर से देखिए 29 जनवरी को इसने पोरबंदर से अपनी यात्रा शुरू की। 29 दिसंबर 2025 को, 29 दिसंबर 2025 को इसने पोरबंदर से अपनी यात्रा शुरू की थी, और इसे जाना था ओमान। और यह ओमान कब पहुंचा? ओमान पहुंचा यह 14 जनवरी 2026 को। ठीक है, 14 जनवरी 2026 को यह ओमान पहुंचा, बिना इंजन, बिना किसी मशीन के प्रयोग के, केवल पाल के सहारे यह जो जहाज है यह 1400 किलोमीटर की यात्रा 18 दिनों में पूरी करता है। इसे ध्यान रखेंगे। और प्राचीन जो व्यापारिक मार्ग था उसे जीवंत बनाने के लिए 16 सदस्यीय कमांडर विकास शिवराण के नेतृत्व में यह जो जहाज है यह पोरबंदर से लेकर के ओमान तक की यात्रा पर गया था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईएनएस कौंडिन्य ने कहां से कहां तक की अपनी यात्रा शुरू की, या भारत के किस बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू की थी, तो इसे भी याद रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 18 दिन की यात्रा किया आईएनएस कौंडिन्य ने, और ओमान पहुंच गया, ओमान के मस्कट में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का 19वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी दर को कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसे कितने प्रतिशत तक अनुमानित किया है? ऑप्शन ए है 6.5%, ऑप्शन बी है 6.2%, ऑप्शन सी है 7.5% और ऑप्शन डी है 7.8%। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7.2%। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है, अक्सर परीक्षाओं में इस रिपोर्ट का नाम पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स नामक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक यह रिपोर्ट जारी करता है। और जनवरी 2026 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि यह विकास दर 7.2% के आसपास रहने वाली है, अपनी इसी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने बताया है। ठीक है ना, तो यह याद रखिएगा। और पहले क्या था कि पहले वर्ल्ड बैंक ने जो इसका भारत की ग्रोथ रेट का जो अनुमान लगाया था वह 6.3% लगाया था, लेकिन अभी जब इसकी रिपोर्ट आई है तो उसने इसमें सुधार किया, 0.9% का इसमें सुधार किया, और अब बता रहा है वर्ल्ड बैंक कि भारत का 2025-26 के लिए जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है वह 7.2% के आसपास रहेगी। इसे ध्यान रखेंगे। यह भी याद रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक
प्रोस्पेक्ट नामक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, अब देखिए भारत की ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में वर्ल्ड बैंक 7.2% बताता है। अगर हम आईएमएफ की बात करें, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, तो आईएमएफ इसे 7.3% बता रहा है। ठीक है, अगर हम आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो रिजर्व बैंक इसे 7.4% बता रहा है। और अगर हम एडीबी की बात करें, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो एशियाई डेवलपमेंट इसे 7.2% बता रहा है। तो भारत की ग्रोथ रेट इस समय चूंकि बहुत तगड़ी है दुनिया भर में, तो दुनिया भर की जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं उनकी नजर भी इस पे है, बहुत महत्वपूर्ण संस्थाओं की नजर भी इस पे है। तो इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने कितना अनुमानित किया है, आईएमएफ ने कितना अनुमानित किया है, आरबीआई ने कितना ग्रोथ रेट अनुमानित किया है, जबकि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने कितना ग्रोथ रेट अनुमानित किया है भारत का। तो इसे याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, 20वां प्रश्न हमारा है, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च किया है। आपको बताना है कि भारत की पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी है मेघालय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने शुरू किया है, इसे याद रखेंगे। और इस पहल का जो नाम दिया गया है वह दिया गया है टीजीबी ऑन व्हील्स, मतलब टीजीबी ऑन व्हील्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑन व्हील्स। ठीक है, तो और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह त्रिपुरा के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली की आपूर्ति अनिश्चित रहती है वहां निर्बाध बैंकिंग सेवाएं देना। जैसे मान लीजिए किसी को कैश निकालना हो, किसी को जमा करना हो, तो यह जो मोबाइल एटीएम वैन है यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। इसमें पारंपरिक बिजली या डीजल जनरेटर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। और त्रिपुरा के ग्रामीण बैंक को इसके लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया गया है इसे, तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड से भी इसे सम्मानित किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। साथ ही यह भी याद रखिएगा यह जो परियोजना है यह नाबार्ड के सहयोग से शुरू की गई है। ठीक है, नाबार्ड का इसमें सहयोग भी है, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 21वां प्रश्न है वह है, किस राज्य के अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। आपको बताना है कि अरलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदल के अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है केरल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए अरलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, यह स्थित है केरल में। ठीक है, अब इसका नाम बदल दिया गया है और अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल के अब इसका नाम कर दिया गया है अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी या अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब देखिए यह बदलाव क्यों किया गया है, क्योंकि अरलम का जो अभयारण्य है वहां पर तितलियों की 250 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी, 250 प्लस प्रजातियां जो है यहाँ किसकी पाई जाती हैं, तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 250 प्लस तितलियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। और अरलम वन्यजीव अभयारण्य को तितलियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तितलियों का स्वर्ग कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और पश्चिमी घाट का यह प्रमुख केंद्र है जहां हर साल तितलियों का बड़े पैमाने पर प्रवास होता है और प्रजनन होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि अरलम वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो तितलियों के स्वर्ग के नाते, तितलियों की 250 से अधिक प्रजातियों के पाए जाने के नाते अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है और यह केरल राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, 22वां प्रश्न हमारा है कि प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 14 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 जनवरी, ऑप्शन सी है 16 जनवरी और ऑप्शन डी है 18 जनवरी। तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो भारतीय सेना दिवस है यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्यों मनाया जाता है 15 जनवरी को, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 15 जनवरी 1949 की तिथि याद रखिएगा। 15 जनवरी 1949 को भारत के जो फील्ड मार्शल हैं
के.एम. करियप्पा, इनका नाम आपने सुना होगा, के.एम. करियप्पा, करियप्पा, ठीक है, भारत के फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। तो के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली, ठीक है, सेना की कमान पहली बार कमान संभाली थी, ठीक है। और इन्हें किसने दायित्व सौंपा था, मतलब किससे इन्होंने यह प्राप्त किया था? तो ब्रिटिश जनरल, चूंकि भारत आजाद हो चुका था 1947 में ही, लेकिन तब तक ब्रिटिश जनरल यहाँ सेना की कमान संभाले हुए थे। ब्रिटिश जनरल जनरल सर फ्रांसिस बुचर, फ्रांसिस बुचर, बुचर, ठीक है ना। ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बुचर से जो है सेना की कमान किसके हाथ में आ गई? के.एम. करियप्पा, भारत के पहले फील्ड मार्शल, और इनके हाथ में कमान आ गई। तो पहली बार जो सेना है पूर्ण रूप से किसी भारतीय फील्ड मार्शल के हाथ में आई आजादी के बाद, और वह तिथि थी 15 जनवरी 1949 को। तो इसी की याद में प्रत्येक वर्ष, अब देखिए यहीं से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे बताइए? तो के.एम. करियप्पा थे। और इन्हीं जो 15 जनवरी को जब उनके हाथ में सेना की कमान आती है, तो इसी की याद में 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए इस बार के सेना दिवस के बारे में कुछ नई चीजें हुई हैं, उसे भी ध्यान रखेंगे। 15 जनवरी 2026 को सेना दिवस मनाया गया, और यह जो सेना दिवस मनाया गया, यह 78वां सेना दिवस था भारत का, भारतीय सेना का 78वां सेना दिवस मनाया गया है। और इस बार यह जो सेना दिवस मनाया गया है, जो मुख्य परेड इसका आयोजित किया गया है, इसका जो मुख्य परेड आयोजित किया गया है वह वाराणसी में इसे आयोजित किया गया है। वाराणसी कहाँ स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां इसका आयोजन किया गया है। अब एक खास बात याद रखिएगा, यह पहली बार है, मतलब यह नई परंपरा है जिसके तहत राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है, ठीक है। दिल्ली से बाहर पहली बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। और सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय महत्व के जो कार्यक्रम है, उनका आयोजन केवल दिल्ली में न होकर के बल्कि दिल्ली के बाहर के शहरों में भी उनका आयोजन किया जाएगा। तो इस बार जो 78वां सेना दिवस है, यह इसका जो मुख्य कार्यक्रम है, इसकी जो मुख्य परेड है, वह वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। इसे भी ध्यान रखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, 78वें सेना दिवस की थीम या विषय के बारे में प्रश्न परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो जो यह विषय था इस बार का वर्ष 2026 के लिए, वह थी राष्ट्र के लिए तकनीक का उपयोग, राष्ट्र के लिए तकनीक का उपयोग, तकनीकी का उपयोग। और आपने देखा होगा कि सेना ने एक भैरव सेना का गठन भी किया है, जो ड्रोन ऑपरेटर्स की एक सेना है। तो उसी हिसाब से राष्ट्र के लिए तकनीक का उपयोग, या इसे आप कह सकते हैं लेवरेगिंग टेक्नोलॉजी फॉर द नेशन, टेक्नोलॉजी फॉर द नेशन, ठीक है। तो ये थी थीम, विषय, इसे भी याद रखेंगे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 23वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किस देश में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? आपको बताना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किस देश में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है भारत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार फ्रांस में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा, जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। हाल ही में फ्रांस की सरकार की जो INSEE एक संस्था है जो इसकी गणना रखती है, और उसने यह रिपोर्ट दिया है, और बताया गया है कि यहाँ जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज किया गया है, ठीक है। अब इस तरह से फ्रांस में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, और चूंकि वहां का जो TFR रेट बताया गया है वह 1.56 के आसपास बताया गया है, तो लगातार वहां जन्म दर कम हो रहा है और वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। तो याद रखिएगा
इसके यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 24वां प्रश्न है वह है, अमेरिका ने 21 जनवरी 2026 से लगभग कितने देशों के नागरिकों के लिए अप्रवासी वीजा पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है। आपको बताना है कि 21 जनवरी 2026, ये तिथि याद रखिएगा, इसी तिथि से अमेरिका ने कितने देशों के नागरिकों के लिए अप्रवासी वीजा पर अनिश्चितकालीन रोक लगाई है। ऑप्शन ए है 65, ऑप्शन बी है 68, ऑप्शन सी है 72 और ऑप्शन डी है 75। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 जनवरी 2026 से लगभग 75 देशों के नागरिकों के लिए अप्रवासी वीजा पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है। तो यहाँ केवल जो है जो प्रवासी जाने वाले थे उनके वीजा पर रोक लगाई गई है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कुछ चीजें चालू रहेंगी, जैसे अगर कोई टूरिस्ट वीजा पे जाना चाहता है तो वह चालू रहेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। कोई स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहता है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी जो प्रवास करने रहने जाना चाहता है उसके लिए समस्या है। ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, रूस है, ईरान है, अफगानिस्तान है, ब्राजील है, सोमालिया आदि जैसे देशों के नागरिकों के लिए अप्रवासी वीजा पर अनिश्चितकालीन रोक लगाई गई है अमेरिका के द्वारा। आप याद रखिएगा 21 जनवरी 2026 से अमेरिकी सरकार ने कुल 75 देशों के नागरिकों के लिए अप्रवासी वीजा पर अनिश्चितकालीन रोक लगाई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, 25वां प्रश्न है, 9वें अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपको बताना है 9वें अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। तो ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है फिलीपींस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 9वें अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन यानी 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मेजबानी कौन करने वाला है। तो यह करने वाला है भारत। सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। और भारत में यह जो आयोजन है वह किया जाएगा केरल में, और केरल में एक शहर है जिसे कोच्चि के नाम से जानते हैं। कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को, और इसी कोच्चि शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इसका जो आयोजन की जो तिथियां हैं वह है 23 से लेकर के 26 फरवरी, 23 से 26 फरवरी 2026 के बीच में मसाला का अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका विषय भी देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में इसके विषय के संबंध में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का जो विषय है वह है स्पाइस 360, स्पाइस 360 भविष्य के लिए तैयार होना। क्या है, स्पाइस 360 भविष्य के लिए तैयार होना, तैयार होना। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन भारत के कोच्चि शहर में आयोजित किया जाएगा फरवरी के महीने में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, कबड्डी चैंपियनशिप लीग केसीएल के उद्घाटन सत्र 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। आपको बताना है कि जो कबड्डी चैंपियंस लीग है 2026 में, इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए कबड्डी चैंपियनशिप लीग का जो उद्घाटन है वह किया जाएगा, उसकी मेजबानी की जाएगी हरियाणा की सरकार के द्वारा, हरियाणा के राज्य के द्वारा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और यह जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा राय में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो आयोजन है वह 25 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी से इसका आयोजन 7 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमें इसमें शामिल हैं। और आप जानते हैं जो कबड्डी चैंपियंस लीग होती है उसमें कुल 8 जो है टीमें हैं, जो फ्रेंचाइजी टीमें हैं वो भाग लेती हैं। तो इस बार का जो मेजबानी है, उद्घाटन सत्र की मेजबानी किसके द्वारा, हरियाणा के द्वारा की जा रही है। इसे याद रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 27वां प्रश्न है वह है, भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित एक संयुक्त अभ्यास कहां पर आयोजित किया। किसने, भारत और जापान ने। किसके लिए, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित एक संयुक्त अभ्यास कहां पर आयोजित किया है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है गुजरात। तो देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल ने जनवरी 2026 में मुंबई के तट पर, कहां पे, ऑप्शन ए सही है, मुंबई के तट पर समुद्री प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। ठीक है, और खास बात यह है
कि इसका जो उद्देश्य है, एक तो समुद्री प्रदूषण, विशेष रूप से रासायनिक रिसाव पर नियंत्रण की तैयारी के लिए अभ्यास करना था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्री प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित जो संयुक्त अभ्यास हुआ है वह भारत और जापान के तटरक्षक बलों के द्वारा किया गया है। मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और भारतीय तटरक्षक का जो प्रदूषण नियंत्रण पोत है उसका नाम है आईएनएस प्रहरी। क्या है? आईएनएस प्रहरी भारत का जो प्रदूषण नियंत्रण पोत है उसने इसमें हिस्सा लिया था। इसे याद रखिएगा, आईएनएस प्रहरी का नाम याद रखेंगे, यह प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं 28वां प्रश्न हमारा कौन सा है आज का। तो 28वां प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? आपको बताना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है सोनीपत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में यानी 18 जनवरी को महाराष्ट्र के नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की नई मीडियम कैलिबर इम्यूनिशन फैक्ट्री का उद्घाटन किया। और यह जो फैक्ट्री है यह 30 मिलीमीटर गोला बारूद का उत्पादन करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया है? नागपुर में किया है। और यह जो है इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर महाराष्ट्र, याद रखेंगे, सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। और वह तिथि है 18 जनवरी 2026। 18 जनवरी 2026 को इसका उद्घाटन किया गया है, इसे भी याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, यह जो संयंत्र है यह मीडियम कैलिबर गोला बारूद का निर्माण करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, मीडियम कैलिबर गोला बारूद का निर्माण यहाँ किया जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा 29वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 40 करोड़ यानी 400 मिलियन से अधिक 5G ग्राहकों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है? कभी कभी ऐसे भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा देश है जिसने 40 करोड़ यानी 40 मिलियन से अधिक 5G ग्राहकों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत आसान सा जवाब है, 40 करोड़ यानी 400 मिलियन से अधिक 5G ग्राहकों के साथ दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है वह है भारत। बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, भारत में जो 5G ग्राहक हैं उनकी संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे अधिक होने जा रही है। लगभग 40 करोड़ प्लस ग्राहक हैं भारत के पास 5G के। देखिए, अगर दुनिया में सबसे बड़ा 5G बाजार देखा जाए तो चाइना का है। चाइना के जो 5G ग्राहक हैं वह 1.1 अरब ग्राहक हैं चाइना के। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भारत के 40 करोड़ ग्राहक हैं। ठीक है, जो 5G के ग्राहक हैं। तीसरी बात करेंगे अमेरिका के कुल 35 करोड़ ग्राहक हैं 5G के। अमेरिका के कितने ग्राहक हैं? 35 करोड़। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, 30वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद केला, पान के पत्ते और नींबू को किस देश में निर्यात किया गया है? देखिए, कर्नाटक राज्य के 3 जीआई टैग हैं, उत्पाद हैं। एक केला है, दूसरा पान का पत्ता है और तीसरा नींबू है। आपको बताना है कि हाल ही में इन्हें किस देश में निर्यात किया गया है। ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो बताइए कर्नाटक राज्य के जीआई टैग प्राप्त केला, पान के पत्ते और नींबू को हाल ही में किस देश में निर्यात किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव को निर्यात किया गया है। ठीक है, और कर्नाटक के एक जो है ये 3 जीआई टैग उत्पाद हैं, जैसे नंजनगुड रसाबाली केला है ये। ठीक है, और मैसूर पान का पत्ता और साथ ही इंडी नींबू, इन तीनों को मालदीव को भेजा गया है। ठीक है, पहली खेप जनवरी 2026 में हवाई मार्ग से मालदीव को भेजी गई है। तो ये कर्नाटक राज्य के 3 जीआई टैग हैं जिन्हें निर्यात किया गया है मालदीव में, इसे ध्यान रखेंगे। जो केला है उसे नंजनगुड रसाबाले केला कहते हैं। क्या कहते हैं? नंजनगुड रसाबाले केला के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मैसूर पान है, पान क्या है? इसे मैसूर पान कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो नींबू है इसे इंडी नींबू के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम है?
यह है इंडी लाइन, इंडी लाइन। तो इन तीनों को जो है मालदीव निर्यात किया गया है, हवाई मार्ग से निर्यात किया गया है, जो पहली खेप भेजी गई है, इसे भी याद रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में डिजिटल स्वास्थ्य सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य में डिजिटल स्वास्थ्य सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है 200 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 270 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 286 मिलियन डॉलर और ऑप्शन डी है 290 मिलियन डॉलर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 286 मिलियन डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल में डिजिटल स्वास्थ्य सुधार के लिए कुल 286 मिलियन डॉलर के ऋण 286 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक बड़ी सहायता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा पश्चिम बंगाल में डिजिटल स्वास्थ्य सुधार के लिए, ठीक है। और साथ ही इसका जो ये स्वास्थ्य सुधार है, इसमें इसका जो मुख्य फोकस रहेगा वह डिजिटल ट्रैकिंग की तरफ रहेगा ज्यादातर, जैसे 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी संचारी बीमारियों की डिजिटल ट्रैकिंग, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे मातृ स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा। तो तमाम चीजों के क्षेत्र में काम किया जाएगा। आप याद रखिएगा, 286 मिलियन डॉलर की जो राशि है वह वर्ल्ड बैंक ने स्वीकार की है और पश्चिम बंगाल में डिजिटल स्वास्थ्य सुधार के लिए, ठीक है। अब देखिए, आज का 32वां और आखिरी प्रश्न है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? आपको बताना है कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन ए है 15वां, ऑप्शन बी है 16वां, ऑप्शन सी है 20वां और ऑप्शन डी है 22वां। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का जो स्थान है वह है 16वां स्थान, बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे। यह जो इंडेक्स है यह जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। भारत की जो रैंकिंग है वह 16वीं है और कुल कितने देशों में है? तो 154 देश इस रैंकिंग में शामिल है, इनमें से भारत 16वें स्थान पे है, इसे याद रखेंगे। अब देखिए, इस इंडेक्स के बारे में ध्यान से मेरी बात सुनिए। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026, यह इस इंडेक्स का पहला संस्करण है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह इस इंडेक्स का पहला संस्करण है और इस संस्करण को लॉन्च कहाँ किया गया है? तो इसे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स को कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में, और यह इसका पहला संस्करण है। कुल 154 देशों से संबंधित यह इंडेक्स है, जिसमें भारत को 16वां स्थान मिला है और प्रथम 3 स्थान पे, पहले स्थान पे सिंगापुर को रखा गया है, सिंगापुर पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड, ठीक है। सिंगापुर पहले पे है, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पे इसमें डेनमार्क को रखा गया है, डेनमार्क को तीसरे स्थान पे रखा गया है। अब एक प्रश्न और उठता है कि किस संस्था के द्वारा इसे जारी किया गया है? तो WIF नामक एक संस्था है, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के नाम यानी WIF के नाम से जानते हैं। इसी संस्था के द्वारा इसका विकास किया गया है, इस इंडेक्स का विकास किया गया है। अब इस इंडेक्स का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो देखिए, ध्यान रखिएगा, यह जो सूचकांक है यह केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति के बजाय इस बात को मापता है कि कोई देश अपने नागरिकों के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति या पूरी दुनिया के प्रति अपनी शक्ति का उपयोग किस जिम्मेदारी के साथ निभाता है, ठीक है, किस जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करता है। मतलब यह है कि मान लीजिए कि मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर में आप बहुत ऊंचे हैं, लेकिन आपकी यह जो शक्ति है वह समाज को, देश को, दुनिया को नुकसान कर रही है। जैसे आप अपने नागरिकों के लिए हानिकारक है, आपके यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उससे पर्यावरण को क्षति होती है, तो आप दुनिया भर को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी शक्ति का उपयोग करके। तो इस तरह से इसमें रैंकिंग दी जाती है। तो याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स पहला संस्करण इसका जारी किया गया है, नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। WIF यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा इसे तैयार किया गया है। इसमें कुल 154 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का 16वां स्थान है। पहले स्थान पे सिंगापुर, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पे डेनमार्क स्थित है, ठीक है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और, अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और टेलीग्राम चैनल से आप इस PDF को एज इट इज बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को
अपने दोस्तों मित्रों तक पहुँचा दीजिए, ठीक है? और मैंने कहा ना कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख़्याल रखें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।